नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन के आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हायर पेंशन की इस जर्नी को तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो चुका है और आज तक कितने लोगों को हायर पेंशन की पीपीओ इशू है, मतलब कि पेंशन ऑर्डर इशू है, और कितने लोगों के फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने बनाया इसलिए ताकि एक स्टेटस ले सके कि भाई कितने लोगों को एक्चुअली अपनी उम्मीद पे खरा पीपीओ मिला हुआ। हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम डिमांड लेटर के पैसे भर देंगे तो क्या हमको पीपीओ इश्यू हो जाएगा, क्या हमको एरियर्स मिल जाएगा, और क्या आपके पहचान के कोई ऐसे लोग हैं जिनको पीपीओ इश्यू हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूं ताकि उनको पता चले कि हायर पेंशन के ऊपर अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है, भले ही देरी से हो रहा है लेकिन हो जरूर रहा है, और बहुत सारे लोगों को हायर पेंशन के पीपीओ मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम सीधा सीधा डाइव इन करते हैं उस डेटा की तरफ जो हायर पेंशन से रिलेटेड है, जहां पर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में सीनियर सिटीजन्स के हेल्प के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूं। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, उनको फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। अगर उनके कुछ डाउट्स है तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन के अभाव में गलत डिसीजन ना ले ले, कोई भी इंफॉर्मेशन के अभाव में परेशान ना होता रहे। तो दोस्तों, जब इतना नोबल काम इस चैनल के थ्रू किया जा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि ऐसे चैनल को आप प्रमोट करें, उनकी वीडियोस को शेयर करें और कम से कम उनको सब्सक्राइब कर जरूर करें। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने वैल्यूएशन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, आपकी मदद के लिए बना है। तो चलिए दोस्तों, आज के फिगर्स देखते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला था। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाने से पहले उसका सोर्स बताना जरूरी होता है। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई जा रही है, ये एक महोदय ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ईपीएफओ से डाटा निकलवाया, वही दोस्तों हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये जो डेटा है दोस्तों, ये अप्रैल एंड का डेटा है, क्योंकि अप्रैल महीने तक का डेटा अभी तक ईपीएफओ कंपाइल कर चुका है। जब मई 2025 का डेटा आएगा तो शायद ईपीएफओ तब उसका जवाब देगा, लेकिन अभी जो आपको डेटा दिखाया जा रहा है वो अप्रैल 2025 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ऑलमोस्ट रिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि एक महीने में जो भी प्रोग्रेस होगा वो थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं इसको आप पुख्ता मानकर चल सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू में आपको ऊपर यहां पर दिख रहा है, ये पता है क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन एंड टोटल। अब दोस्तों, इन तीन में फर्क क्या है? ये जो पहला आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन, ये दोस्तों उन लोगों के लिए जो 1 सितंबर 2014 के पहले 58 इयर्स को हासिल कर चुके थे, जिनकी पेंशन वहां से शुरू हो रही थी। और दोस्तों, ये जो जॉइंट ऑप्शन दिया गया ये 1 सितंबर 2014 के बाद वालों के फिगर्स है। तो दोस्तों, फिर से बता दूं, डेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, 1 सितंबर 2014 के पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद। जो पहला कॉलम है वो पहले वालों के लिए है, जो दूसरा कॉलम है वो उसके बाद वालों के लिए। तो दोस्तों, अगर टोटल एप्लीकेशंस हम हायर पेंशंस की देखेंगे जो जून 2023 तक ईपीएफओ के पास आ चुकी थी, तो दोस्तों वो थी 17.49 लाख, जिसमें से 2014 के पहले वाले, मतलब 1 सितंबर 2014 के पहले वाले जो लोग हैं वो है 4.1 लाख, और जो 1 सितंबर 2014 के बाद के हैं वो है 13.39 लाख। तो दोस्तों, तकरीबन 17.5 लाख एप्लीकेशंस ईपीएफओ के पास पहुंची थी। एप्लीकेशंस नॉट फॉरवर्डेड बाय एम्प्लॉयर्स। अब दोस्तों, जो स्टेप थी वो पता है क्या थी? सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, वो फिर आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर उसमें वेज डाटा डालेगा, उसको वेरीफाई करेगा, और फिर वो ईपीएफओ के पास जाएगा। फिर ईपीएफओ उसको देखेगा, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछेगा, वापस एम्प्लॉयर के पास आएगा, एम्प्लॉयर फिर उसको फॉरवर्ड करेगा आंसर देकर। अब दोस्तों, एम्प्लॉयर के पास आने की 2 या 3 स्टेप्स हो सकती है। जब पहली बार तो कंपलसरी जाएगा, सेकंड टाइम अगर ईपीएफओ कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो एम्प्लॉयर के पास आता। लेकिन दोस्तों, जब यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशंस नॉट फॉरवर्डेड बाय एम्प्लॉयर्स, ये जो फिगर है ये 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके थे उनका दोस्तों 1.14 लाख है, और जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो रहा है वो अराउंड 1.10 लाख है। मतलब कि टोटल 2.25 लाख एप्लीकेशन, 2.25 लाख एप्लीकेशंस दोस्तों एम्प्लॉयर्स ने फॉरवर्ड ही नहीं किए। अब दोस्तों, ये बहुत डिस्टर्बिंग फिगर है, क्योंकि 17.5 लाख में अगर आप 2.25 लाख का फिगर देखेंगे तो वो तकरीबन आपको 15% के आसपास का फिगर आता है, और 15% एप्लीकेशन फॉर्म्स आगे बढ़े ही नहीं। ये एक्चुअली चिंताजनक बात है, और इसीलिए दोस्तों ये सारे फॉर्म्स रिजेक्ट ऑलमोस्ट कर दिए गए हैं। एप्लीकेशंस रिफर्ड बैक टू एम्प्लॉयर्स फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, ये जो पहला फिगर मैंने आपको दिखाया था ये वो है कि लोगों ने फॉर्म भरे और वो पहली बार ही ईपीएफओ के पास नहीं पहुंचे।
अभी जो दूसरा फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो है दोस्तों कि एम्प्लॉयर ने तो फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन ईपीएफओ को कुछ डाउट आया तो उन्होंने वो फॉर्म एम्प्लॉयर्स को वापस किए है फॉर सम इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों 1 सितंबर 2014 के पहले जो फिगर है वो है 6956 और 1 सितंबर 2014 के बाद का फिगर है ऑलमोस्ट 90,000 का, मतलब कि 97,000 फॉर्म्स वापस आ चुके हैं। एप्लीकेशंस अंडर एग्जामिनेशन इन ईपीएफओ। अब दोस्तों ये अगर आप देखेंगे कि अभी तक एप्लीकेशंस जो एग्जामिनेशन में है, जो एम्प्लॉयर ने वापस दे दिए और एग्जामिनेशन में, तो 1 सितंबर 2014 के पहले सिर्फ 632 फॉर्म ही एम्प्लॉयर के पास पड़े हुए, ईपीएफओ के पास पड़े हुए, और 1 सितंबर 2014 के बाद में 4391, मतलब कि तकरीबन सिर्फ 5000 फॉर्म ही अभी ईपीएफओ एग्जामिन कर रहा है। एग्जामिन कर रहा है मतलब दोस्तों, क्लैरिटी के लिए आपको बताया था, हमने फॉर्म दिया, एम्प्लॉयर ने फॉर्म को आगे बढ़ाया और ईपीएफओ ने अभी वो फॉर्म वापस दिए नहीं है एम्प्लॉयर को, मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन ली नहीं गई है, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर ना पेंशन देने का निर्णय लिया गया, उसके ऊपर ना एम्प्लॉयर को रेफर करने का निर्णय लिया गया। ऐसे 5000 फॉर्म है। अब दोस्तों आइए, डिमांड लेटर कितने इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर 1 सितंबर 2014 के पहले के आप देखेंगे तो 4.1 लाख में सिर्फ 566 डिमांड लेटर इशू हुए। अब दोस्तों ये क्या बताऊं मैं आपको, ये होगा 0.02% या 0.1% के आसपास का दोस्तों यहां पर रेट है उन लोगों को कि जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं। अब दोस्तों डिमांड लेटर इश्यूड टू दोज पीपल हु आर रिटायरिंग आफ्टर 1 सितंबर 2014, ये है तकरीबन 3.5 लाख, मतलब कि 3.7 लाख एप्लीकेशन दोस्तों यहां पर डिसबर्स हो चुके हैं। टोटल देखेंगे आप तो 3,71,391 एप्लीकेशन दोस्तों यहां पर उसके ऊपर डिमांड लेटर इशू हो चुका है। अगर आप टोटल फिगर में देखेंगे तो ये फिगर तकरीबन आपको दिखेगा, मोटा मोटा तौर पर आपको 15-16% का दोस्तों फिगर यहां पर दिखेगा। अब देखेंगे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पेंशनर्स हु हैव डिपॉजिटेड द डिमांड अमाउंट। अब देखिए यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है कि बहुत लोग डिमांड लेटर का वेट कर रहे थे, लेकिन कितने लोगों ने एक्चुअली डिमांड लेटर के अगेंस्ट में पैसे भरे। अब देखिए जो पहला केस था 1 सितंबर 2014 के पहले, उसमें 566 लोगों को दोस्तों यहां पर डिमांड लेटर इशू हुआ था, उसमें से सिर्फ 53 लोगों ने ही यहां पर पैसा डिपॉजिट किया है। अगर आप नेक्स्ट फिगर देखेंगे तो 3.7 लाख एप्लीकेशंस को दोस्तों डिमांड लेटर इशू किया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 1 लाख लोगों ने ही यहां पर पैसा डिपॉजिट कर दिया है। और टोटल फिगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1,05,098 लोग जो है, मतलब कि 1,05,098 पीपल हैव डिपॉजिटेड द मनी विद ईपीएफओ। जो नेक्स्ट फिगर है दोस्तों वो है मेंबर्स हु हैव डिपॉजिटेड डिमांड अमाउंट एंड कंटिन्यूइंग इन सर्विस। जो लोग दोस्तों कंटिन्यू कर रहे सर्विस पे, मतलब कि उनको अलग से पैसा जमा करने डिपॉजिट करना पड़ा था, उनका जो पीएफ अमाउंट है उसी में से पैसा डाइवर्ट कर दिया गया होगा, ऐसे लोग हैं दोस्तों 47,137 ऑलरेडी रिटायर्ड मेंबर्स पेंशनर्स हु हैव डिपॉजिटेड द डिमांड अमाउंट। तो दोस्तों वाजिब तो यही बनता है कि ये जो पहला कॉलम है इसमें तो सारे रिटायर होंगे बाय डिफॉल्ट, है ना, तो इसमें 53 लोगों को डिमांड लेटर इशू हो गया था और इन्होंने 53 लोगों ने पैसे भर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों यही लोग थे जो एक्चुअली सुनील कुमार केस में कोर्ट में गए भी थे। अब दोस्तों यहां जो 1 लाख लोग हैं, होगा ना, 1 लाख लोगों में 47,137 जो है वर्किंग थे और 53,408 जो है जो वर्किंग नहीं थे, है ना। तो दोस्तों वर्किंग नहीं थे मतलब ये रिटायर हो चुके ऑलरेडी, ये हो सकता है 2017 में रिटायर हुए, 2020 में रिटायर हो, तो ऐसे टोटल मिला के जो रिटायर्ड लोग हैं दोस्तों वो है 53,461। पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स इश्यूड। अब दोस्तों ये देखिए पेंशन पेमेंट 53 लोगों ने यहां पर 1 सितंबर 2014 के पहले पैसा भरा था, उसमें से 39 लोगों को दोस्तों पेंशन ऑर्डर इशू हो चुका है। 53,000 लोगों ने दोस्तों यहां पर पैसा भरा था, है ना। और ये जो ऊपर के आपको दिख रहा है टोटल, मतलब अगर जो सर्विस में थे वो थे 1,05,545 लोग, इसमें से तकरीबन 34,544 लोगों ने दोस्तों यहां पर पैसा भर दिया है। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर 1 लाख लोगों को यहां पर पेंशन ऑर्डर इशू हुआ था तो तकरीबन 34,000 लोगों ने दोस्तों यहां पर 34,500 लोगों ने यहां पर पैसे भर दिए, मतलब कि 34.5% लोगों ने दोस्तों यहां पर पैसे भर दिए जिनको डिमांड लेटर इशू हुआ था। पेमेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स अंडर फाइनलाइजेशन, यहां पर 14 ऑर्डर्स है, यहां पर 18,864 है। डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है। तो और भविष्य में अभी 18,878 मतलब कि 18,878 जो है दोस्तों लोग, उनको यहां पर पैसा और इशू होना बाकी है। इन एलिजिबल एप्लीकेशंस, ये बहुत ही बड़ा फिगर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर।
ये वो फिगर है दोस्तों जिनके फॉर्म्स पुख्ता तौर पर रिजेक्ट कर चुके, कंफर्मली रिजेक्टेड फॉर्म्स। तो 1 सितंबर 2014 के पहले जो लोग दोस्तों यहाँ पर रिटायर हो चुके, उनके फॉर्म 2.87 लाख जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर चुके हैं। और 1 सितंबर 2014 के बाद में 7.63 लाख एप्लीकेशंस दोस्तों रिजेक्ट हो चुके हैं। टोटल 17 lakhs में दे हैव रिजेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 10.5 lakhs एप्लीकेशन। अब दोस्तों ये फिगर तकरीबन 70% का फिगर है। 70% लोग जिन्होंने हायर पेंशन का फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। और दोस्तों को इसके रीजंस पता है क्या क्या है? इनसफिशिएंट डेटा, एम्प्लॉयर ने इनसफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, डेटा मिसमैच, जो डेटा एम्प्लॉयर ने दिया हुआ और जो डेटा ईपीएफ के पास है वो, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स, ये दोस्तों ऐसी चीज। और तीसरे है कि जो डिमांड लेटर इशू हो जाने के बाद पैसा भरने में जिनसे डिले हो चुका है, ऐसे 4 या 5 दोस्तों यहाँ पर रीजंस है। अब दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसे भी है जो इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनकी मल्टीपल ट्रांसफर्स थे, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स थे, और मल्टीपल ट्रांसफर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स का डेटा जब नहीं आया तब उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम किए तो अलग अलग एम्प्लॉयर्स ने वेरीफाई नहीं किया, करके रिजेक्ट कर दिए। ऐसे 6-7 रीजन है, और इस 6-7 रीजन में दोस्तों अगर आप वॉल्यूम देखेंगे वो होगा तकरीबन 10.5 लाख लोगों के फॉर्म दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं। और ये 10.5 लाख में और कितने की उम्मीद है कि डिमांड लेटर और इश्यू हो सकता है? तो ये देखिए यहाँ जो फॉर्म हुए थे, है ना, अगर आप देखेंगे कि 3.5 लाख लोगों को यहाँ पर फॉर्म हुआ था, लेकिन ये 2.24 लाख एप्लीकेशंस जो दोस्तों यहाँ पर है, ये तो कभी पहुंचे नहीं और कभी पहुंचेंगे नहीं, तो ये भी डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब कि 10.5 प्लस 2.24 तकरीबन हम बोल रहे हैं कि 12.74 लाख एप्लीकेशंस दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। और बचेंगे कितने? फिर सिर्फ 5.25 लाख एप्लीकेशन बचेंगे दोस्तों। 5.25 लाख एप्लीकेशन ही बचेंगे जिनके ऊपर कुछ तो एक्शन होना था। इधर वो एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड करना था, या उनके ऊपर डिमांड लेटर इशू होना था, या उनके ऊपर पीपीओ इशू होना था, या तो उनको फ्यूचर में जाके रिजेक्ट करना था। तो दोस्तों ऐसे सिर्फ 5.25 एप्लीकेशन ही बचेंगे। 5.25 में भी सिर्फ 1 लाख को ही अभी तक इन्होंने पेंशन ऑर्डर इशू किए, 4 लाख के ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन लिया नहीं गया हुआ है। और ये 4 लाख कहां आपको दिखेंगे? 2 लाख एप्लीकेशन आपको यहां दिख जाएंगे, 1 लाख एप्लीकेशन आपको यहां दिख जाएंगे। यहां से आपका फिगर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये डेटा देखना क्यों जरूरी था? पहली बात तो उन लोगों के लिए जरूरी था जिनको लग रहा है कि डिमांड लेटर के पैसे भरने के बाद में पीपीओ इशू ही नहीं होगा। ऐसा नहीं। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि पीपीओ इशू होने में बहुत समय लग रहा है डिमांड लेटर भरने के बाद में। कम से कम 3 से 4 महीने का दोस्तों समय तो लगता ही है कि आपने पैसे भरे, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, और उसके बाद आपका पीपीओ और एरियर्स जो इशू होगा उसको कम से कम 3 से 4 महीने का दोस्तों टाइम तो लगता ही लगता है। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। और जिन लोगों के ऐसे केसेस है उन्होंने डेफिनेटली ऑनलाइन में राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू एक आरटीआई फाइल कर देना है। अगर आप वो आरटीआई फाइल करेंगे तो एपीएफओ के ऊपर ये बंधन बन जाएगा कि अगले 15 दिनों के अंदर उनको उसका आंसर देना ही पड़ेगा। और जब उनको पता चलेगा कि भाई ये फॉर्म पेंडिंग है, हो सकता है दोस्तों कि काम के बर्डन के थ्रू उनके पास वो फॉर्म पेंडिंग हो चुका हो, वो उनसे मिस हो चुका हो, तो जब आप आरटीआई डालेंगे तो फॉर्म आगे आ जाएगा और हो सकता है उसके ऊपर एक्शन ले ली जाएगी। और दोस्तों जिन लोगों ने डिमांड लेटर के पैसे नहीं भरे, मैं आपको बता दूं, हायर पेंशन एक्चुअली बेनिफिशियल स्कीम है, और उन लोगों के लिए तो जरूर बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा कैसे जमाया जाए, और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसा जमा कर देते हो और अगर आपको पेंशन ऑर्डर इशू हो जाता है तो हायर पेंशन बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझको ये सवाल पूछते रहते हैं कि भाई मैं जो पैसा भरूंगा वो मुझे कब तक वापस मिल जाएगा, एरियर्स के फॉर्म में बोलिए, पेंशन के फॉर्म में बोलिए। तो मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पर एक इंडिकेटर दे देता हूं, क्योंकि आप जितना भी पैसा भरेंगे उसके रिलेटिवली ही आपकी पेंशन बनेगी। अगर आप ज्यादा पैसा भरेंगे तो आपकी ज्यादा पेंशन बनेगी, अगर आप कम पैसा भरेंगे तो आपकी कम पेंशन बनेगी। तो दोस्तों जो मोटा मोटा तौर पर समझने वाली बात है कि ऐसा कौन सा फिगर मैं आपको दूं जिससे आपको पता चल जाए कि आप फायदे में होंगे कि नुकसान में होंगे, क्योंकि हर आदमी का डेटा अलग अलग होगा। इसलिए एक कॉमन फिगर बनता है ब्रेक इवन पीरियड का, कि भाई आपने जो पैसा भरा, ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मिलना भी कम ज्यादा है। आपने जो पैसा भरा वो कितने साल में आपको वापस आ जाएगा और कब से आप नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों एक मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग 2014 से लेके 2017-18 तक रिटायर हुए, उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो होगा 64 से 64.5 ईयर। जो लोग दोस्तों 2018 से लेके 2022-23 तक दोस्तों रिटायर हुए, उनका जो ब्रेक इवन का फिगर होगा वो तकरीबन 65 से 65.5 ईयर्स का फिगर होगा। हो सकता है कुछ केसेस में 66 ईयर्स भी हो जाए। जो दोस्तों
2023 से 2027-28 तक रिटायर हो रहा है, उनका फिगर तकरीबन दोस्तों 66.5 टू 67 ईयर्स होगा। और जो लोग 2027 से लेकर 2033 तक मतलब कि 2033 तक रिटायर हो रहे हैं, उनका जो फिगर होगा वो होगा दोस्तों तकरीबन 68 ईयर्स का। अब जो लोग 2033 से लेके ऑलमोस्ट 40 तक जो रिटायर हो रहे हैं, उनका फिगर होगा दोस्तों तकरीबन 69 ईयर्स का। और जो लोग 2040 से लेके 46 के बीच में रिटायर हो रहे हैं दोस्तों, उनका जो ब्रेक इवन पीरियड होगा वो नियरली 70 ईयर्स का पीरियड होगा। 16.5 तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर आप मेरा ले तो मेरा खुद का रिटायरमेंट 2046 में है, तो वो हिसाब से जब मैंने खुद के लिए कैलकुलेट किया तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 16.5 टू 70 ईयर्स के बीच में। अब दोस्तों ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ 62 ईयर्स, 64 ईयर्स, 66 ईयर्स, ये क्या चीज है? ये है दोस्तों कि अगर आप पैसा भर देते हो ईपीएफओ का और आपका एरियस और पेंशन शुरू हो जाता है, तो आपको कितने साल तक जिंदा रहना पड़ेगा कि जिसके बाद आप नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2046 में रिटायर हो रहे हो तो आपको तकरीबन मतलब 2040 से लेके 2046 तक, 2040 से लेके 2046 तक अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आपको तकरीबन 70 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों आप नेट प्रॉफिट में आएंगे। और अगर आप उसके पहले मर जाते हो तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो दोस्तों जब आप डिमांड लेटर का पैसा भरने की बात करते हो कि मैंने पैसा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई मेरे जिंदा रहने की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, मेरी हेल्थ कैसी है, ओके मुझे क्या लगता है कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। अगर आप 2023 में रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो फिगर मैंने बताया तकरीबन 65-65.5 के बीच का फिगर आएगा दोस्तों। तो ये जो 65.5 तक है, तो क्या आप वहां तक जिंदा रहेंगे? अगर आप 2023 में रिटायर हुए और आप 25 में है तो आप ऑलरेडी अभी 60 साल के तो हो ही गए होंगे। रिटायरमेंट दोस्तों मैं 58 ईयर्स की हिसाब से बता रहा हूं, देखेंगे तो आप ऑलरेडी दो तीन साल तो निकाल ही चुके हैं। अगर आप और 5 साल जिंदा रह जाते हैं, अगर आप 65 ईयर्स एब्सोल्यूट एज अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये एक बेट हमको खेलना है यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन यही कहते हैं कि अगर आप इतने साल तक जिंदा रह जाते हो तो उसके बाद आप नेट प्रॉफिट में रहते हो, अगर आप इतने साल जिंदा नहीं रहते तो आप नेट लॉस में रहते हो। आपकी स्पाउस को 50% पेंशन जरूर आएगी, लेकिन 50% पे रिकवरी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने पैसा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही सवाल का आंसर खुद को देना है कि भाई क्या मैं वो जो एज फिगर मैंने आपको बताया है कि भाई अगर मैं 17 तक रिटायर हुआ हूं तो मुझे तकरीबन 64-64.5 तक रिटायरमेंट का ब्रेक इवन आ जाएगा। और अगर आप 17 में रिटायर हो गए तो डेफिनेटली आप नेट प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जिंदा है और आप ऑलरेडी 60-67 क्रॉस कर चुके होंगे, तो आपको तो ऑलमोस्ट पूरा पैसा ही वापस आ जाएगा, या हार्डली 2 या 3 महीने का पैसा एरियस के फॉर्म में बचा होगा वो भी दोस्तों आपको जल्दी वापस आ जाएगा। तो उन लोगों को तो लेना ही लेना है। जो लोग दोस्तों 23 के बाद है उन्होंने भी डेफिनेटली लेना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2030 तक जो लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जो 58 ईयर्स हासिल कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली हायर पेंशन का फॉर्म लेना ही चाहिए, क्योंकि उनकी अनसर्टेनिटी कम है, उनको कम कम दिन तक वेट करना है अपने ब्रेक इवन के लिए। हाँ, हो सकता है जो व्यक्ति 2046 में रिटायर हो रहा हो या 45 में रिटायर हो रहा हो, उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए कि क्या वो 70 साल तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों ये इफ्स एंड बट्स इस सिस्टम के है, तो आपको एक बेट खेलना है जिसके बेसिस पे दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मोटा मोटा तौर पर दोस्तों ये कैलकुलेशन रहेगी। अब आप बोल सकते हैं कि मैं बार बार बेट बोल रहा हूं, मैं जुए की बात बोल रहा हूं, अनसर्टेनिटी की बात बोल रहा हूं, क्योंकि वही एक फैक्ट है। जिंदगी का फैक्ट ये है कि हमको नहीं पता कि हम कब तक जिंदा रहने वाले और कब मर जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि अगर हम यहां तक जिंदा रह जाएंगे तो इसके बाद हम नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे, या इसके पहले अगर हम मर जाएंगे तो हम नेट नुकसान में आ जाएंगे। तो दोस्तों वो मैं आपको बता सकता हूं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद डिसीजन आपको लेना है। और रही बात रिजेक्शन की, तो हायर पेंशन का जो जजमेंट आया था 2022 में सुप्रीम कोर्ट का, तब जिस तरह का उत्साह लोगों के बीच था, उस उत्साह के ऊपर जिस तरह से पानी फेंका गया है, जिस तरह से उत्साह को बर्बाद किया गया है, वो आपको इस फिगर्स में दिख ही रहा है कि अगर 75 से 80% फॉर्म अगर रिजेक्ट ही होने वाले हैं ईपीएफओ के, तो सरकार ने इतनी तकलीफ ली क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रही। और यहां पर मेजर जो फॉर्म रिजेक्ट हुए दोस्तों एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के हुए, मैं आपको बता सकता हूं। ये जो आपको अभी करंट रिजेक्शन के फॉर्म 10.5 लाख के दिखा रहे हैं, इस 10.5 लाख में कम से कम 8 से 8.5 लाख फॉर्म दोस्तों एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के थे। और यहां पर ईपीएफओ बहुत अच्छा खेल गया है, ट्रस्ट रूल बता बता के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी ईपीएफओ कर चुका है। उम्मीद करता हूं कि जो केसेस कोर्ट में गए हुए हैं वहां पर लोग जीतेंगे। बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हुए, एचएल बैंगलोर के एम्प्लॉयज कोर्ट में गए हुए, सेल के लोग कोर्ट में गए हुए, पावर ग्रिड के लोग कोर्ट में गए हुए, बहुत सारे लोग गए, बीएल के लोग कोर्ट में गए हुए। तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन तो आएगा और जल्दी ही इसके ऊपर कोई सोल्यूशन मिलेगा, ऐसी मैं तमन्ना करता हूं। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हायर पेंशन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर बहुत सारे लोग, तकरीबन 700-800 लोग दोस्तों उस ग्रुप में है।
जहां पर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया जाता है। अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। वहां पर मुझे भी अगर कुछ पता है तो मैं भी बताता हूं। तो दोस्तों वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो यहाँ पर आपको ऊपर में क्यूआर कोड दिख रहा है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक भी दे रखी है। अगर आप पीड़ित है हायर पेंशन के इशू से तो डेफिनेटली आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी वो ग्रुप ज्वाइन कर सके, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ समाधान तो दोस्तों निकल के आ रहा है। ये मेरा पिछले 6-7 महीने का एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस ग्रुप का फायदा लेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कितने पेंशन ऑर्डर इशू हो रहे हैं और कितने फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। एक डेटा क्लियर होना चाहिए। हमको ये भी पता चलना चाहिए कि सरकार के इंटेंशंस किस तरह के, ईपीएफओ के इंटेंशन किस तरह के, किस तरह से फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, किस किस रीजन से किए जा रहे हैं। और जो मैंने ब्रेक इवन की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये शायद बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ और विचार है, आपके कुछ सवाल है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे जैसा जैसा समय मिलता है दोस्तों मैं हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश जरूर करता हूं। अगर दोस्तों आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हायर पेंशन के ऊपर सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पर मिलती है तो सिर्फ वैल्यू एडिशन विद हर्षवर्धन पे ही मिलती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बाकी सारे यूट्यूब चैनल इसको डिस्कस करना बंद कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।